अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी, लेक्चर नंबर है 13। हम सेल ऑर्गेनेलीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली हमने स्टडी करना है, इट इज़ गोल्जी अपरेटस। ठीक है। इस साइंटिस्ट जो फिज़िशियन था वो इटालियन फिज़िशियन था, नाम था उसका कैमिलो गोल्जी। इसने सबसे पहले जो है वो गोल्जी अपरेटस पर वर्क किया था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड दैट के इट इज़ अ फ्लैटेंड सैक। ठीक है। फ्लैटेंड सैक का मतलब है, फ्लैट को आप अंडरस्टैंड करते होंगे टर्म को। ठीक है। तो इसको नाम दिया था, और सैक्स मीन्स थैलियाँ टाइप। ठीक है। यानी आप कह लें कि ये कुछ थैलियों का सैक यानी ढेर होता है, जिनको बोला जाता है सिस्टर्नी इन अ सेल। इन दिस सेट मैनी सिस्टर्नी आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। ठीक है। इसमें होता क्या, स्टैक फॉर्म में होती है, जैसे मैंने बोला कि एक दूसरे के ऊपर ढेर लगा होता है इन फ्लैटेंड सैक्स यानी सिस्टर्नी का। The complete set of cisternae is called Golgi apparatus और Golgi complex। ठीक है। तो टुगेदर इनको बोला जाता है Golgi apparatus। It is found in both plant and animal cells. It modifies molecules। अब इसका रोल बता रहे हैं, प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में मौजूद होती है। इसका रोल क्या है? It modifies molecules coming from rough endoplasmic reticulum and packs them into small membrane bound sacs called Golgi vesicles। यानी ये पैकिंग का इनका काम है। जो ER से रफ़ ER से मोलिक्यूल्स यानी प्रोटीन वगैरह बनकर आते हैं, तो ये क्या करता है, इनको छोटी छोटी वेजिकल्स में पैक कर देता है, जिन वेजिकल्स को कहा जाता है, क्योंकि गोल्जी अपरेटस से वो वेजिकल्स बनती हैं तो उनको कहा जाता है गोल्जी वेजिकल्स। These sacs can be transported to various locations in cell or to its exterior in the form of secretions। उसके बाद ये sacs जो हैं वो सेल्स के जिस भी डेस्टिनेशन पॉइंट पे इन्होंने जाना है वहाँ ट्रांसपोर्ट कर जाती हैं या सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर जाती हैं, और जिस फॉर्म में गोल्जी वेसिकल्स जो इसको स्टोरेज होती है वो सिक्रीशन यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पर इसको बताया गया है कैमिलो गोल्जी को डी वोन द 1974 नोबल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। ठीक है। आपने याद रखना है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से। ही वॉज द नोबल प्राइज़ विनर एंड फंक्शनिंग ऑफ द गोल्जी अपरेटस क्लियर की गई है आपको। ये थैली नमा जो है फ्लैट शेप में सैक्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है। दे आर द सिस्टर्नी एंड टुगेदर दिस सिस्टर्नी फॉर्म द गोल्जी अपरेटस। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, टॉप से स्टार्ट करें तो वेजिकल्स आ रही हैं रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यानी कोई भी जो है वो मटेरियल आ रहा है। जैसे ही वो सिस्टर्नी में एंटर हो रहा है मटेरियल, और सिस्टर्नी इसको नेक्स्ट सैक में जो है वो ट्रांसपोर्ट करती जा रही है, और लास्ट पे जो है ये प्रोडक्ट जो है सिक्रीशन की फॉर्म में, पैक फॉर्म में गोल्जी अपरेटस से निकल आता है। ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं ये गोल्जी वेसिकल्स जो कि इंटरनल यूज़ के लिए होते हैं प्रोडक्ट सेल के, और कुछ होते हैं जिनको सेल के बाहर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये गोल्जी वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर रही है और सिक्रीशन को आउटसाइड सेल जो है वो रिमूव कर रही है। तो बेसिकली गोल्जी ऑपरेटस का फंक्शन है सिक्रीशन को प्रोड्यूस करना। इन 1906 गोल्जी वाज अवॉर्डेड नोबल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। ठीक है। अगेन इसको जो है वो 1906 में भी इसको नोबल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है इट इज़ लाइजोसोम्स। अच्छा, ये गोल्जी ऑपरेटस और लाइजोसोम्स और उसके बाद वैक्यूल्स, ये इनके काइंड ऑफ सिमिलर फंक्शन हैं और ये एक दूसरे से काफ़ी इंटरकनेक्टेड हैं पॉइंट ऑफ फंक्शन। इन द मिड 20th सेंचुरी अ बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिस्टीन रीन डी डर्व डिस्कवर्ड लाइजोसोम्स। ठीक है। इसने लाइजोसोम्स को डिस्कवर किया था। ही सेड दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है। यानी ये डबल मेम्ब्रेन नहीं है। Lysosomes contain strong digestive enzyme and work for the breakdown digestion of food and waste material within cell।
जैसे कि अल्लाह ताला ने हर बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है, इम्यून सिस्टम है, वैसे ही जो है वो सेल के अंदर जो क्लीनिंग और डाइजेशन का काम है वो करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो फूड और वेस्ट मटेरियल जो सेल में मौजूद होता है उसको एनगल्फ करते हैं, ठीक है, अपने अंदर, और उसको ब्रेक डाउन करके उसको सिंपलर और सब्सटेंस में जो है वो चेंज कर देते हैं ताकि वो सेल के लिए नुकसानदेह ना हो। ड्यूरिंग इट्स फंक्शन लाइसोसोम क्या करता है, गोल्जी वैक्यूल्स के साथ, वेसिकल्स के साथ, या फिर जो फूड वैक्यूल है, ठीक है, उसके साथ फ्यूज़ करता है, ठीक है, डैट कंटेन्स द टारगेटेड मटीरियल, और इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं उस फूड मटीरियल का या वेस्ट मटीरियल का, और उसको डाइजेस्टिबल फॉर्म में सेल के चेंज कर देते हैं। Let's think what can happen when a lysosome bursts inside the cell and all enzymes are released in the cytoplasm। तो फिर देखिए, अगर जो लाइसोसोम्स है, डाइजेस्टिबल एंजाइम्स होते हैं, अगर वो खुदा ना खास्ता अगर बर्स्ट हो जाए सेल्स में और वो एंजाइम साइटोप्लाज्म में रिलीज़ होने, इट कैन बी वेरी हार्मफुल बिकॉज it will start digesting the other organelles, because organelles is also made up of proteins and other components, and at the end the cell will not survive, or it will be that much damage कि वो it will produce other damaged cells which can also lead to the situation called cancer and the abnormal division of cells। ओके, इसकी फंक्शनिंग की डायग्राम जो है वो डी द फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स गोल्जी ऑपरेटस से आप देख सकते हैं। द सेक्स ऑफ सिस्टर्नी, ठीक है, इससे गोल्जी वेसिकल्स निकल रहे हैं विच इज़ नॉन एज प्राइमरी लाइसोसोम्स, ठीक है। जैसे ही लाइसोसोम इसके साथ अटैच होता है, फ्यूज़ करता है, ठीक है, उसके अंदर, क्योंकि हमें पता है लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो कोई भी टारगेटेड मटेरियल है, जैसे कि आप देख सकते हैं वैक्यूल, टारगेटेड मटेरियल यानी कोई भी फूड मटेरियल है या वेस्ट मटेरियल है, इसमें इसके साथ फ्यूजन हो रही है। अब ये एंजाइम्स जो हैं आपको डॉट डॉट फॉर्म में जो शो हो रहे हैं, ये इस टारगेट मटेरियल के साथ अटैक करते हैं, और ये जो एक बड़ा फूड मटेरियल था इसको उन्होंने छोटे छोटे पीसेस में जो है वो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जो कि डाइजेस्टिबल फॉर्म में होता है। तो ये हो गई इसकी लाइसोसोम की फंक्शनिंग विच इज़ ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट एंड फूड मटेरियल। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनेली सेंट्रीयूल्स। Animals and many unicellular organisms have hollow and cylindrical organelles known as centrioles। होलो एज यू कैन सी इन दिस diagram के ये कोई ऐसा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके आप अंदर से देख सकते हैं, ठीक है, और विच here the word uses hollow और cylindrical form में है क्योंकि ये लंबाई में है, ठीक है। आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे, ये होगी इसकी जो हम शेप पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिफ़ाइन करेंगे। Each centriole is made up of 9 triplet of microtubules made up of tubulin protein, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल से ये बने होते हैं। अब 9 ट्रिपलेट क्या कॉन्सेप्ट है, एज़ यू कैन सी इन ओवरहेड व्यू डायग्राम, आपको इसमें 3 जो है वो डॉट नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ये 3 जो है वो ट्रिपलेट है, ठीक है, इट इज़ अ 1 ट्रिपलेट, और इसी तरीके से 9 ट्रिपलेट होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सेंट्रियोल, ठीक है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सेंट्रियोल देयर इज़ अ 9 ट्रिपलेट, ठीक है। ये 3 ट्रिपलेट यानी 3 सिलेंड्रिकल पाइप होते हैं जो एक सेट होगा, और इसी तरह के 9 सेट्स मौजूद होते हैं। एनिमल्स हैव 2 सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। जैसे कि हमें पता है एक जो सेल होता है एनिमल सेल, उसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, और ये न्यूक्लियस के बाहर करीब लोकेटेड होते हैं, और जैसे ही न्यूक्लियस ने सेल ने डिवीजन कंडीशन में जाना होता है तो ये ऑपोजिट सेल्स ऑपोजिट जो न्यूक्लियस साइट है उसमें मूव कर जाते हैं, और फिर इसमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स निकलते हैं जिसको हम माइटोटिक स्पिंडल बोला जाता है। ये आपने सेल वाले
डिवीजन ऑफ सेल साइकिल में जो टॉपिक है उसमें थोड़ा बहुत इसको आपको जहन में होगा, एक क्लास में आप पढ़ चुके हैं। द टू सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ सेंट्रोसोम। जो दोनों को अलग अलग बोल रहे हैं तो हम सेंट्रियोल बोलेंगे, और अगर इकट्ठा हम उनको स्टडी कर रहे हैं तो हम इनको सेंट्रोसोम बोलेंगे। अब इनका फंक्शन क्या है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है। इन सम सेल सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। और जो सिंपल सेल हैं जैसे बैक्टीरियल सेल जो प्रोकैरियोटिक हैं यानी सिंगुलर सेल्स हैं, इनमें ये सीलिया और फ्लैजेला सिंथेसिस भी करते हैं। सेंट्रियोल्स के बाद आ जाते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल्स जो है वो हमने साइड बाय साइड इसकी फंक्शनिंग तो पीछे पढ़ ली कि वैक्यूल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन्ड होता है, ठीक है। एनिमल और प्लांट सेल दोनों में मौजूद होते हैं वैक्यूल्स। बहुत स्टार्ट में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो एक होता है और बड़े साइज़ का होता है, जबकि एनिमल सेल्स में बहुत छोटे छोटे साइज़ के मैनी वैक्यूल्स होते हैं। सेल्स हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, हाउएवर व्हेन अ प्लांट सेल्स मैच्योर इट्स स्मॉल वैक्यूल्स एब्जॉर्ब वाटर एंड फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इन सेंटर, ठीक है। यानी मैच्योर प्लांट सेल में एक सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है। सेल इन दिस स्टेट बिकम्स टर्जिड। तो प्लांट सेल में जब जो सिंगल वैक्यूल होता है उसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा जो है वो फिल्ड हो जाता है, तो वो वाटर फिल्ड जो सैक होता है वो आउटर वॉल्स पर प्लांट की प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट सेल्स जो हैं वो उनमें टर्जिडिटी आ जाती है, यानी तनाव आ जाता है। तनाव से मुराद है कि जब आप कहते हैं व्हेन यू आर फुली फिल्ड, यानी आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है तो आप अपने आप को एक अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं, वैसे ही प्लांट की भी ये एक अनकंफर्टेबल फीलिंग ही होती है, टर्जिडिटी, सेल में तनाव का आ जाना। और अगर बहुत ज़्यादा ये टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाए तो वैक्यूल्स बर्स्ट भी कर जाते हैं और सेल का पूरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है इन प्लांट सेल। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता। एनिमल सेल में स्मॉल साइज़ के काफ़ी वैक्यूल्स होते हैं जिनमें फूड और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। Cells in this state become turgid. Many cells take in minerals from outside in the form of food vacuole and then digest the material with the help of lysosomes. Lysosome का जैसे आपने पढ़ा, कोई भी फूड मटेरियल या कोई बड़े साइज़ का मटेरियल आ रहा है तो लाइजोसोम्स क्या करते हैं, प्राइमरी लाइजोसोम उसके साथ फ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है, वैक्यूल के साथ, और अपने टारगेट को, क्योंकि लाइजोसोम्स में एंजाइम है तो उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड मटेरियल की, जो कि प्लांट या एनिमल सेल है उसके लिए डाइजेस्टेबल होती हैं। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज़, ठीक है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें वैक्यूल का एक और फंक्शन होता है और वो है कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब है ये अपने सुकड़ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना वर्ड से निकला है ये, और इससे ये है कि ये जब सेल में बहुत ज़्यादा वाटर या कोई मिनरल्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं तो इस सेल पूरा कॉन्ट्रैक्ट, इसका वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से सेल भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में जाता है और वो जो है वो डायरेक्ट वाटर को प्लांट सेल से जो है या जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उससे रिलीज़ आउट हो जाता है और जो सेल है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिज डज नॉट बिलोंग टू अदर्स इन द लिस्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स और लाइसोसोम्स, एंड वाई। तो राइबोसोम बिकॉज दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, आपको यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और लाइसोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंडेड। इसमें जो राइबोसोम्स है ना दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये एक अलग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इसके बारे में हम साइड बाय साइड पढ़ते आए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक जनरल प्रोकैरियोटिक सेल आपको शो किया गया है जिसमें आप सेल वॉल देख सकते हैं, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और कोई न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर नहीं है,
ठीक है। और क्रोमोसोम्स जो है वो आपको एक थ्रेड लाइक फॉर्म में, गुच्छे की फॉर्म में सेंटर में नज़र आ रहा है। राइबोसोम्स बिखरे हुए हैं, ठीक है। फ्लैजेलम यानी उसकी टेल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक प्लाज्मिड होता है जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है। यहाँ न्यूक्लियस, अदर ऑर्गेनेली, साइज़ और सेल वॉल के पॉइंट से इसका जो है वो फ़र्क बताया गया है प्रोकैरियोटिक का एंड यूकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। देयर क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए ओनली एंड इट फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म नियर सेंटर, दिस रीजन इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है। यहाँ से न्यूक्लियोइड की आपने डेफिनेशन पिक कर ली। अदर ऑर्गेनेलिस में आपके पास आ जाएगा यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस होती हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। वाइल सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होती। राइबोसोम्स ऑफ जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो लार्जर इन साइज़ होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉलर इन साइज़ होते हैं। अगर ओवरऑल साइज़ की बात कर ली जाए तो यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वो 10 टाइम्स लार्जर होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। सेल वॉल भी इसमें डिफरेंस है, जो सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो प्लांट्स में, क्योंकि सेल वॉल एनिमल में तो मौजूद नहीं होती, बनी होती है सेलुलोज से, और फंजाई की होती है काइटिन से, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये हमने सेल वॉल के उसमें टॉपिक में बड़े अच्छे से याद किया हुआ है। और ग्लाइकन आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट से याद रखना है, इट इज़ द पॉलीमर यानी चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर। अमाइनो एसिड्स एंड शुगर जब एक चेन फॉर्म में अरेंज होते हैं, इट इज़ नोन एज पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, विच इज़ अगेन एन इम्पोर्टेंट फॉर नंबर लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका लेक्चर नंबर 13 कंप्लीट। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इसको आप अच्छे से याद करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। डायग्राम लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।